सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हम देख रहे थे अपनी 5th सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में फर्स्ट हमने स्टार्ट करे थे यूनिट नंबर 1 एंड उसमें हमने शुरू में बात कर लिया बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे एंड एक पाथवे के बारे में जो कि सिग्मिक एसिड पाथवे। ठीक है, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे एसीटेट पाथवे। गाइस, एसीटेट पाथवे हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि आप देख सकते हो इसके कितने सारे नाम हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी नाम से आ सकता है एंड मोस्टली आता ही है सिग्मिक, ये जो सिग्मिक एसिड पाथवे या एसीटेट पाथवे, दोनों में से कोई सा एक पक्का ही आता है। एंड अगर आपका नसीब बाय लक अच्छा है तो दोनों भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक सिग्मिक एसिड पाथवे एंड एक एसीटेट पाथवे जो हम आज कवर कर लेंगे, उसको बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, समझ में बिल्कुल बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई इतनी घबराने वाली बात है नहीं इसमें, बस थोड़ा फोकस रखना। ठीक है, तो हम एसीटेट पाथवे के बारे में पहले इसके अदर्स नेम जानते हैं कि अगर एसीटेट नेम नहीं आता है, इनमें से कोई सा नेम आ जाता है तो हमको यही करना है। और ये भी समझेंगे कि अदर नेम है क्या। अगर हम कोई भी नाम धर रहे हैं किसी भी पाथवे का तो कुछ इसका रोल होगा ना, जब भी तो हम उसका नाम रख रहे हैं, तो वही हम देखने वाले हैं इस आगे। तो पहले समझते हैं किन किन नामों से हम इसको जानते हैं। एक हो गया एसीटेट मेवालोनेट पाथवे। ठीक है, हम इसको आगे बताएंगे क्यों कहते हैं ये। सेकेंड है आइसोप्रोनोइड पाथवे, थर्ड है मेवालोनिक एसिड पाथवे, फोर्थ है टर्पेनोइड पाथवे एंड लास्ट है हमारा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस पाथवे। ठीक है, तो अब गाइस पहले समझ लेते हैं हम ये एसीटेट मेवालोनेट पाथवे। तो जो हमारे एसीटेट पाथवे होता है, ये आपको पता, अभी आपको पता चलेगा पाथवे में, ये हमारा स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में जब आगे फर्दर रिएक्शंस करता है तो वहाँ पर एक बनता है मेवालोनिक एसिड। तो ये जो एक इंटरमीडिएट होता है ना मेवालोनिक एसिड, यही हमारा पूरे पाथवे को आगे बढ़ाता है। अब जब यही हमारा पाथवे को आगे बढ़ाता है तो हम इसलिए इसको कहते हैं मेवालोनिक एसिड पाथवे। एंड जो हमारा ये मेवालोनिक एसिड है, यही इसको हम कहते हैं मेवालोनेट। तो एसीटेट मेवालोनेट पाथवे इसलिए हम कहते हैं इसको क्योंकि इसमें एसीटेट से मेवालोनेट बनता है एंड मेवालोनेट ही हमारा मेवालोनिक एसिड होता है, मतलब ये दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं आइसोप्रोनोइड पाथवे। तो आइसोप्रोनोइड पाथवे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें इसमें जो हम एसीटेट पाथवे पढ़ेंगे तो हमें इसमें एंड प्रोडक्ट मिलेंगे, ये आइसोप्रोनोइड या टर्पेनोइड्स, ये हमारे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आगे पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है, तो इसलिए हम इसको आइसोप्रोनोइड पाथवे भी कहते हैं। टर्पेनोइड वही हो गया आइसोप्रोनोइड, टर्पेनोइड हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो इसलिए हम इसको आइसोप्रोनोइड पाथवे एंड टर्पेनोइड पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, 4 नाम आपके समझ में आ गई। अब करते हैं इस 5th वाले का नाम, जो कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस पाथवे। तो गाइस, जब हम इस एसीटेट पाथवे को देखेंगे तो हम इसमें देखेंगे एक हमारा कंपाउंड बनेगा HMG कोएंजाइम ए। ठीक है, तो अगर वही HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस ये कोएंजाइम ए नहीं बनेगा ना, तो हमारा पाथवे आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए इस जो कंपाउंड है HMG कोएंजाइम ए, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब जब हम इसकी HMG कोएंजाइम ए की रिडक्शन करा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस एंजाइम की मदद से, तो इससे ही बनेगा हमारा ये मेवालोनिक एसिड। तो इसलिए ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस पाथवे भी कहलाता है। आगे आपके बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है जब हम पाथवे की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब इसको। दिस पाथवे इज यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एसेंशियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज आइसोप्रोनोइड, टर्पेनोइड एंड स्टेरॉइड। यानी कि इस पाथवे की मदद से हमारे बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं, जो कि होते हैं आइसोप्रोनोइड, टर्पेनोइड एंड स्टेरॉइड। ठीक है, इट इज़ एन एसेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन यूकारियोट, आर्किबैक्टीरिया एंड सम अदर बैक्टीरिया। यानी कि ये एक बहुत ही एसेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो हमारा यूकारियोट्स में होता है, आर्किबैक्टीरिया में होता है एंड कुछ अदर्स बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और थोड़ा इसका बेसिक सा बात करते हैं पहले। तो बेसिक में सबसे पहले आप समझिए इसका प्रीकर्सर कौन होता है। प्रीकर्सर होता है इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, ये है हमारे एसीटेट की एक्टिव फॉर्म। एसीटेट क्या है, एसीटेट है एक इनएक्टिव फॉर्म, बट बॉडी में जब वो जाएगा तो वो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और ये है हमारी एक एक्टिव फॉर्म। तो इसकी ही मदद से हमारा फर्दर आगे जो रिएक्शंस होंगी इस पाथवे में वो कंटिन्यू होंगी, किसकी मदद से, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब प्रीकर्सर क्या होता है वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। प्रीकर्सर वो होता है जिससे हमारी कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल चैन, वो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो होता है हमारा प्रीकर्सर, यानी कि फर्स्ट मटेरियल जो कि स्टार्ट कर रहा है रिएक्शन को, पाथवे को। ओके,
तो प्रीकर्सर आपको समझ में आ गया, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ओके, अब थोड़ा देख लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए आता कहाँ से है एंड ये इसका यूज़ कहाँ होता है फिर। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में आपने सेकंड सेमेस्टर में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ी थी। ओके, अगर ये भी नहीं पढ़ी है तो फर्स्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया कहाँ से आता है, प्लांट कैसे बनाता है, सब चीज़ समझाई है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता था वो होता था हमारा पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड। ठीक है, तो पायरुविक एसिड फर्दर हमारा देता था एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, इधर समझ में आया। तो एसिटाइल कोएंजाइम में ये जाता था एक हमारा टीसीए साइकिल में, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते थे। ठीक है, तो इसको तो हम अलग बात कर देते हैं, ये तो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ ही लिया था जो ह्यूमंस में हो रहा था, बट हमको पढ़ने हैं ये दोनों पाथवे। तो ये दोनों हमारे होते हैं प्लांट्स में, बट ये जो हमारी टीसीए साइकिल होती है ये ह्यूमंस में भी हो जाती है। ठीक है, आपको पता है, आपने बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है, तो इसको तो छोड़ देते हैं अभी। तो अब हम बात करते हैं दो मेन इंपॉर्टेंट पाथवे के बारे में। एक होता है हमारा एसीटेट मेवालोनेट पाथवे, एक होता है एसीटेट मेलोनेट पाथवे। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं अपनी फार्माकोग्नोसी 2 में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो पाथवे हम सिर्फ उसको ही पढ़ेंगे, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ये मेलोनिल कोएंजाइम, ये एसिटेट मेलोनेट पाथवे, ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये अदर्स बुक में आपको दे रखा है, बट हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। हमको सिर्फ पढ़ना है एसिटेट मेवालोनेट पाथवे। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में देता है कुछ रिएक्शंस करके एसिटेट मेवालोनेट पाथवे। तो एसिटेट मेवालोनिक पाथवे में क्या होता है, मेवालोनिक एसिड बनता है, जिससे हमारे आइसोपेरोनल टर्पीन्स या स्टेरॉइड ये बनते हैं। ठीक है, अब एसिटेट मेलोनेट पाथवे में बनता है हमारा मेलोनिल कोएंजाइम ए, ये फर्दर हमको देता है फैटी एसिड, लिपिड, फैट, बेसिक। ठीक है, तो ये दोनों पाथवे हो गए, बट हमको पढ़ना यही है एसिटेट मेवालोनेट पाथवे। इसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी, ये हमारे कोर्स में नहीं है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि ये है तो इसको हम आगे करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अभी फोकस करो सिर्फ इस पर, एसिटेट मेवालोनेट पाथवे पर। ओके, तो बेसिक अभी आपके समझ में आया। तो अब आगे बात करते हैं पूरे पाथवे के बारे में। ठीक है गाइज, अब जो मैं यहाँ पे आपको बात बताने वाला हूँ वो पूरे पाथवे में तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपको समझने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये पाथवे। बट ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो आप अच्छे से सुनना, अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, दिस पाथवे प्रोड्यूसेस 2,5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट एंड डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। यानी कि इस जो पाथवे होगा ये हमारा, इसमें हमको 5 कार्बन के एक कंपाउंड मिलेंगे, दो, यानी कि एक होता है आईपीपी आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, एक होता है DMAPP यानी कि डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, दोनों 5 कार्बन के होते हैं। ओके, अब दोनों ये 5 कार्बन के जब मिलेंगे आपस में तो ये फर्दर हमको देते हैं आइसोपेरोनोइड, टर्पेनोइड्स एंड स्टेरॉइड। ठीक है, तो इन दोनों का ही रोल होने वाला है सिर्फ इस एसिटेट मेवालोनेट पाथवे में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने बताया था मेवालोनिक एसिड का रोल है, तो हाँ वो मेवालोनिक एसिड का रोल है इनको बनाने में, बट इनका रोल है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को बनाने में। ठीक है, आया आपके समझ में, मतलब मेवालोनिक एसिड बनना है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम से, तो मेवालोनिक एसिड का तो रोल है ही, बिकॉज ये पाथवे को आगे कंटिन्यू कर रहा है। बट ये जो आईपीपी और डीएमएपीपी बनेगा ये हमारे प्रोड्यूस कर रहा है, बायोसिंथेसिस कर रहा है किसकी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ठीक है, पाथवे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब एसिटेट मेवालोनिक पाथवे कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यानी कि ये जो हमारी बॉडी, हम ये प्लांट्स की बॉडी में, प्लांट्स में जितने भी पाथवे होते हैं, जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं, उसके 1/3 हमारे एसिटेट मेवालोनिक पाथवे से आते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीपैट में आता है, इसको ध्यान रखना। जो भी हमारे प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट नोन है, बनते हैं, उनमें से 1/3 हमारे आते हैं एसिटेट मेवालोनेट पाथवे से। ओके, एंड इट ऑल्सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड पॉलीकेटाइड्स थ्रू एसिटेट मेलोनेट पाथवे। जो हमने सेकंड वाला पाथवे देखा था एसिटेट मेलोनेट पाथवे, उससे हमारे फैटी एसिड मिल रहे हैं एंड पॉलीकेटाइड्स मिल रहे हैं। ये हमको नहीं पढ़ना है, बट इसको बेसिक तो आपको पता होने चाहिए ना। अब समझते हैं हमारा पाथवे के बारे में। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक बातें। एंड गाइस अब देखिए, अभी आपने इतनी सारी बेसिक बातें देख ली, अब इसमें कुछ याद करने वाला तो है नहीं, बस थोड़ा समझने वाला है। अब जैसे समझ लीजिए आपका ये एसिटेट पाथवे आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, एसिटेट पाथवे आ गया आपका एग्जाम में, अब ये आया पूरा आपका 10 मार्क्स में। ठीक है, तो 10 मार्क्स में आने का, अब आप 10 मार्क्स में कम से कम 5 पेज तो लिखोगे।
अब 5 पेज में लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको इंट्रो दिया है इसका, ये आपका आएगा कम से कम 2 पेजों में, ठीक है। और टीचर को गाइज आई स्वेयर इतना अच्छा इंप्रेशन जाने वाला है, अगर आप ये 2 पेज इंट्रोडक्शन में दे दोगे, आई स्वेयर इतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपके 10 में से कम भी 9 नहीं तो 9.5 नंबर तो पक्के हैं, ठीक है। अब 2 पेज आपने इसमें भर दिए, अब ये 2 पेज जाएंगे इस पाथवे में, ओके। 2 पेज पाथवे में गए। अब अगर आपको ज़्यादा ही लिखने का शौक है तो इस पाथवे को ही आप थ्योरी में भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है इसका एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों मिलकर बनाने हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि आप लिख सकते हो द एसिटाइल कोएंजाइम ए कम्स फ्रॉम पायरुविक एसिड विच कम्स फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एंड द 2 मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए मतलब कंडेंस्ड ईच अदर एंड फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि थ्योरी बना सकते हो इन रिएक्शंस की आप अपने आप। अब आप 5th सेम में हो तो आपको थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लिखना है, आपको पेज कंटेंट फिल करना है तो आप लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। कोई ये नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट है, नहीं, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपको लिखना है, टाइम है आपके पास तो लिखिए, ठीक है। समझ में आएगा। तो एक यही तो 1.5 पेज आपका थ्योरी में वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 पेज ये एंड 2 पेज हमारे ये पाथवे के बारे में, ठीक है। 2 4 5 5.5 ये हो गए पेज। अब इसके कुछ मैं आपको यूजेज भी बताने वाला हूँ, कुछ रोल भी बताने वाला हूँ। तो मान ली आपके 6 पेज यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर होने वाले हैं। अब 6 पेज में से मैं ये नहीं करा आपको 6 ही याद रहेंगे, 6 में से आपको 4.5 या 5 याद रह सकते हैं। अब कुछ तो आप अपने दोहरे से भी करोगे ना, तो वही बात है, कितना अच्छा मिल गया ना आपको कंटेंट पूरा। अब बिल्कुल ईजी है, कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड है, आपको रटना है, आपको बस समझना है, ठीक है। आई होप आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पाथवे के बारे में। तो जैसा आपने पीछे समझा, ग्लाइकोलाइसिस से हमारा मिल रहा है पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट। अब पायरुवेट से फर्दर हमारा मिलता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब जब एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मोल इसके एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो दो मोल इसके एक साथ मिलेंगे, ये रिएक्शन देते हैं हमारी क्लेजन कंडेंसेशन। पीछे आपने पढ़ी है ना क्लेजन कंडेंसेशन, कुछ नहीं है, दोनों आपस में कंडेंस्ड हो जाते हैं एंड दोनों एडिशन रिएक्शन दे देते हैं, दोनों आपस में ऐड होकर ये एक कंपाउंड बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। यानी कि देखिए ये वाला FCOA यानी कि कोएंजाइम, ये वाला हट गया है एंड ये यहाँ से आकर अटैच हो गया है, ठीक है। सिंपली वही कंपाउंड है, कुछ ऐसा कुछ हाथी घोड़े इसमें नहीं जोड़े हैं, सिर्फ सिंपल है, ठीक है। अब इसकी जो हमारे एसिटाइल कंपाउंड बना है, इसके हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए से। अब ये देता है हमारी एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन भी क्या होता है, मतलब एडिशन रिएक्शन ही देगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम में ये वाला एक आ जाता है यहाँ पे और ये दोबारा से एडिशन रिएक्शन कर लेता है। ये बनाता है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो होता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। ये नाम याद नहीं रहता, शॉर्ट में लिख दो HMG कोएंजाइम ए, ठीक है। तो अब आपने पीछे नाम पढ़ा था HMG कोएंजाइम रिडक्टेस पाथवे। तो अब आप समझोगे वो नाम क्यों था। अब आप समझो, ये हमारा कंपाउंड बन गया बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए यानी कि HMG कोएंजाइम ए। अब आप समझो, अगर ये जब तक रिडक्टेज मतलब इसका हम रिडक्शन नहीं कराएंगे इस कंपाउंड की, तो हमारा ये मेवालोनिक एसिड नहीं बनेगा। अब ये हम रिडक्टेज करा रहे हैं इसको, जब भी तो हमारा मेवालोनिक एसिड बनना है। अब हम इसको रिडक्शन ही नहीं कराएंगे तो हमारा मेवालोनिक एसिड नहीं बनेगा, तो इसलिए ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज पाथवे कहलाता है। अब आप समझ गए ना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका रिडक्शन कराना, ठीक है। तो अब ये हमारा कंपाउंड बन गया HMG कोएंजाइम में, तो हम इसको रिडक्टेज करा देते हैं। कुछ यहाँ पर एनर्जी सोर्स भी लगेगा जो कि हमारा NADPH2, ओके। मेवालोनिक एसिड का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, बस यहाँ से SCO वाला ग्रुप हट जाएगा, CH2OH आ जाएगा, ठीक है। मतलब रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन में क्या होता है हाइड्रोजन का एडिशन, तो वही बात है हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे बस इसमें, ठीक है। मेवालोनिक एसिड बन गया। अब यहाँ से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। अब इसका हम करा लेते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर एडिशन हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप का। अब आप देखिए ये जो H है यहाँ से हट जाते हैं, H की जगह आ जाता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। एक यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए। अब एक बात समझ लीजिए, ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप आता है उसको तो हम कहते हैं फॉस्फो, एंड 2 जो एक साथ आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप उसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम एनर्जी भी यूज़ करते हैं जो कि एज ATP यूज़ होती है, ठीक है। ATP आपको पता है ना एनर्जी सोर्स है, हाँ वही है। तो ये एक हमारा कंपाउंड बन गया
कुछ नहीं है, सेम है यहाँ तक। अब इसको भी आप देखो कैसे बनाओगे, धमाल पिक्चर में देखा था ना आपने उल्टा डब्लू, तो वही बात है, एक डब्लू बना दीजिए बस, एक ये डब्लू, सीधा बात है डब्लू। COOH CH3 सेम रहने वाले हैं ऊपर से लेके नीचे तक, बस ये OH की जगह P लग जाएगा एंड CH2OH की जगह पूरा हट के OPP लग जाएगा। ठीक है, इसका नाम समझिए अब, 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फोमेवालोनिक एसिड। अब आपको पता है ये मेवालोनिक एसिड से बना है, तो मेवालोनिक एसिड तो नेम में आने ही वाला है। अब आप समझिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे हमारा पायरोफॉस्फेट ग्रुप, तो 5 पायरोफॉस्फेट वो हो गया एंड 1 2 3 पे है हमारा फॉस्फो ग्रुप, तो ये वही बात है, 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फोमेवालोनिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया इतना पाथवे? कुछ नहीं है, पहले एसिटाइल कोएंजाइम में इसके दो मोल लिए हमने, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए बना, फिर इसकी फर्दर रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए से कराई, ये बना हमारा HMG कोएंजाइम ए, हमने इसका करा दिया रिडक्शन, हमारा बना फिर मेवालोनिक एसिड। अब मेवालोनिक एसिड का हमने करा दिया फॉस्फोराइलेशन, जिससे हमारा बना 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फोमेवालोनिक एसिड। अब आप आगे देखते हैं इसकी रिएक्शन गाइस। अब जो हमारा पीछे कंपाउंड बना था 5 पायरोफॉस्फेट 3 फॉस्फोमेवालोनिक एसिड, उसका करा देते हैं हम डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, यानी कि CO2 ग्रुप का डिटैचमेंट। तो अब वो जहाँ वो हटेगा तो हमारा एक कंपाउंड बनेगा ये 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट IPP, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये IPP, ठीक है, वो आ गया ना वो IPP, तो ये हमारा एक बन चुका है। अब इससे बनेगा हमारा DMAPP। तो अब समझिए, अब एक बात और समझ लीजिए, ये जो हमारा P है यहाँ पर, ये एक P सिंगल P हमारा डिनोट करता है PO3H पूरे फॉस्फेट ग्रुप को। ठीक है, ये आप जरूर से लिखना, मैंने आपको सिग्मिक एसिड पाथवे में भी बताया था। अब ये हमारा बन चुका है 3 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं IPP। अब इसका ही रोल होने वाला है पूरे पाथवे में इसका, एंड आगे इसका हम एक और आइसोमर ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसमें होता है 3 डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। तो मतलब आइसोमर क्या होता है, आइसोमर यानी कि कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होगा बट वैसे सेम होगा। तो वही बात है, बस ये डबल बॉन्ड खिसक के यहाँ जाता है एंड दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस दोनों सेम ही है, 3 डाइमेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। अब आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, एक हमारा बना है IPP एंड एक बना है यहाँ पर DMAPP। अब जैसा मैंने आपको बताया था, ये दोनों ही 5 कार्बन यूनिट है, मतलब दोनों में 5-5 कार्बन है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना, अब दोनों में 5-5 कार्बन है, यही आपको आगे काम आने वाला है। अब यहाँ लगेगी थोड़ी सी बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ में ज़्यादा मत समझ लेना, पर थोड़ी बहुत लगने वाली है। ठीक है, अब इतना समझ में आया, IPP बना, एक DMAPP बना, मतलब दोनों आइसोमर हैं आपस में, तो आपस में ही बना लेते हैं। अब ये जो हमारा DMAPP बना है, ये भी हमारा 5 कार्बन यूनिट है, यानी ये भी हमारा 5 कार्बन यूनिट है। तो अब DMAPP में हम जोड़ देते हैं एक IPP, ये जो ऊपर बना है। ठीक है, मतलब दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा एक कंपाउंड बनेगा, जो कि होता है गैनारिल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं GPP, एंड ये होता है हमारा मोनोटर्पेनॉइड, एंड यही हमारा फर्स्ट टर्पेनॉइड बनता है, जो कि होता है मोनोटर्पेनॉइड, एंड इसमें होते हैं 10 कार्बन। अब 10 कार्बन आपके समझ में ऑब्वियसली आ गया होगा, क्यों? क्योंकि DMAPP में 5 कार्बन एंड IPP में 5 कार्बन, तो 5 + 5 = 10, तो 10 कार्बन होते हैं हमारे मोनोटर्पेनॉइड्स में। ठीक है, अब मोनोटर्पेनॉइड में फर्दर हम एक IPP और ज्वाइन कर देते हैं, मतलब रिएक्शन करा देते हैं इसकी, तो हमारा बनता है 15 कार्बन का एक कंपाउंड, जो कि होता है फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट FPP। ठीक है, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कितने ये ब्रिज से बनने हैं, बस 1 2 3 4 बनने हैं हमारे मोनोटर्पेनॉइड में, मतलब 10 कार्बन वाले में, एंड 1 2 3 4 5 6 बनने हैं हमारे 15 कार्बन वाले में। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है। अब आपके समझ में आई ना, जैसे 10 में हमने IPP एक और जोड़ा तो हमारा बना 15 कार्बन का एक कंपाउंड, जो कि हमारा FPP फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट। इसमें गाइस बस यही समझना है। ठीक है, अब देखिए हमारा बन चुका है ये 15 कार्बन का एक कंपाउंड FPP। अब इसकी हम जब इसको दुगना कर देते हैं, यानी कि इसका ही एक और मोल ले लेते हैं, किसका? फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट का, ये दिख रहा है ना ×2, मतलब इसका ही एक और कंपाउंड, तो हमारा बनता है 30 कार्बन का एक ट्राइटर्पेनॉइड, जिसको हम कहते हैं स्क्वालिन। तो स्क्वालिन हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक कंपाउंड समझ लीजिए, जो कि हमारा फॉर्म करता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड आपको पता है ना, अस्थमा में, हाई फीवर में यूज़ आने वाला है। अब इसके, ठीक है,
तो इतना तो हो गया, मतलब इससे हमारा ये ट्राइटरपिनोइड बना है, इससे हमारा फर्दर बनते हैं स्टेरॉइड। तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमको मिल गया स्टेरॉइड। अब जब ये फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट बनाए, इसमें अगर हम एक और आईपीपी जोड़ देते हैं, आईपीपी क्या है, 5 कार्बन यूनिट का एक कंपाउंड, तो 15 + 5 हमारे बनता है एक कार्बन 20, यानी कि 20 कार्बन का एक कंपाउंड जो कि होता है डायटरपिनोइड। ठीक है, 10 वाला मोनो, 20 वाला डाई, 30 वाला ट्राई। अब जब ये हम डायटरपिनोइड में हम इसकी दुगने कर देते हैं, मतलब डायटरपिनोइड को एक और डायटरपिनोइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा यहाँ बनता है टेट्राटरपिनोइड, जो हम जिसको कहते हैं कैरोटिनोइड टर्पिनोइड, जो हमारा फर्दर रबर बनाने में यूज आता है। ठीक है, अब डायटरपिनोइड में हम एक और आईपीपी जोड़ देते हैं, तो डायटरपिनोइड कितना है, 20 कार्बन का, आईपीपी कितना है, 5 कार्बन का, तो 20 + 5 = 25, तो 25 कार्बन का हमारा एक कंपाउंड बनता है सेस्टर टर्पिनोइड। ठीक है, अब गाइस थोड़ा समझना बस इसमें, अगर नहीं आया तो एक बार और फर्दर से वीडियो आप देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये आपने मोनो डाई टाई पराय सब बता दिए, अब आप कहीं ऐसे तो नहीं बोल रहे, नहीं गाइस, ये एक्चुअली में ऐसा ही होता है, ऐसे ही ये बनते हैं। अब आपको मैं एक एक करके सबके अलग अलग रोल बताने वाला हूँ, सबके यूजेस बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत क्लियर होने वाला है। ठीक है, पाथवे तो हमारा कंप्लीट होता हुआ, अगर आपको इसकी थ्योरी भी लिखनी है तो थ्योरी आप बना बनाकर खुद लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है पीछे कैसे लिखनी है। गाइस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे पीछे हमने देखा था 5 कार्बन वाली यूनिट को हम कहते थे आईपीपी, डीएमए, पीपी। ठीक है, 10 कार्बन वाले को हम कहते थे मोनोटर्पिन। ये टर्पिन्स और टर्पिनोइड दोनों सेम ही बात है, अलग नहीं है कुछ भी। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। एंड गाइस 15 कार्बन वाली यूनिट को हम कहते थे सेस्क्विटर्पिनोइड, 20 कार्बन डायटर्पिन, 25 कार्बन सेस्टाटर्पिन, 30 कार्बन ट्राइटर्पिन, 40 कार्बन टेट्राटर्पिन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना आपको। अब आपको मैं समझाने वाला हूँ इसके कुछ यूजेस। तो यूजेस आपके समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी नहीं समझे हो ये 5 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, अब आप समझोगे ये तो फेंक रहा है, वैसी कुछ नहीं है। बट नहीं, सबका स्पेसिफिक रोल है, सबका स्पेसिफिक यूज है। ठीक है, अब समझिए 10 कार्बन वाला मोनोटर्पिन्स का यूज क्या है, इसको हम यूज करते हैं एज अ फ्रेगनेंस एंड एज अ रिपेल्टेंट बनाने में। ठीक है, सेस्क्विटर्पिन जो 15 कार्बन होता है, ये हमारे मलेरिया को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और माइग्रेन को भी ट्रीट करता है। जो हमारे डायटर्पिन्स होते हैं 20 कार्बन वाले, वो हमारे एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्ट करते हैं, एंड जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिसीज होती है, यानी कि हार्ट की डिसीज, उसको भी ठीक करते हैं। ट्राइटर्पिन जो कि 30 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, वो हमारे वुंड्स में हीलिंग में यूज होता है। स्टेरॉइड आपको पता है ना, अस्थमा में, हे फीवर में यूज होता है। एंड टेट्राटर्पिन जो कि हमारा 40 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, वो हमारे रबड़ और कुछ इलास्टिक मटेरियल बनाने में यूज होता है। सबका आपको पता चल गया। अब थोड़ा समझ लीजिए, दिस एसिटेट मेवोलेंट पाथवे प्रोड्यूस वेरियस टर्पिनोइड इन स्टेरॉइड व्हिच हैज मेनी यूजेस इन ह्यूमन बॉडी। ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, बस आपको लास्ट में ये लिखना है, इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा लगेगा। ठीक है गाइज, तो ये हो गया हमारा एसिटेट मेवोलेंट पाथवे कंप्लीट। इसका हमने थोड़ा आपको पहले तो शुरू में बताया था इंट्रो, फिर पाथवे एंड देन थ्योरी बताई थोड़ी सी, एंड उसके कुछ यूजेस बता दिए। ठीक है, आपका ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिल चुका है, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सिग्मिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवे हमारा कंप्लीट होता हुआ अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे अमीनो एसिड पाथवे को। ठीक है, आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक कमेंट जरूर करना कैसा लगा ये पाथवे समझाना, एंड मतलब जो भी आपको अच्छा लगा फीडबैक जरूर देना एक कमेंट में। ठीक है, आई होप आप दोगे जरूर। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। ठीक है, नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।